इस वीडियो में बात करेंगे राजनीति विज्ञान 12th क्लास के लोकसभा के बारे में। पिछले वीडियो में हमने राज्यसभा के बारे में बात की थी। राज्यसभा के कुछ दो बिंदु छूट गए थे, उनके बारे में बात करते हैं, फिर लोकसभा को शुरू करेंगे। तो राज्यसभा में हमने राज्यसभा की अवधि के बारे में बात नहीं की थी। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का निर्धारित किया गया है। लेकिन आपको पता होगा, जब आपने राज्यसभा को पढ़ा तब मैंने आपको ये बताया था कि राज्यसभा को निरंतर चलने वाली सभा कहते हैं। लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कभी एक साथ समाप्त नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य राज्यसभा के सेवानिवृत्त होते जाते हैं और उनकी जगह हर 2 साल में नए सदस्य आते जाते हैं। इस तरीके से जो राज्यसभा कार्यकाल है वो 6 वर्ष तक कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसका जो सदन है, राज्यसभा जो है, उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए निरंतर चलने वाली सभा इसको कहते हैं। जिस प्रकार लोकसभा को अस्थायी सभा कहते हैं, इसको निरंतर चलने वाली सभा कहते हैं। विद्वानों का सदन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो 12 सदस्य जो होते हैं, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, वो कला, विज्ञान, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज सेवा, अर्थशास्त्र ऐसे विषयों में से आते हैं और ऐसे लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब बात करते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन होंगे। अनुच्छेद 64 और 79 में इस बात का उल्लेख है कि जो राज्यसभा के जो पदाधिकारी होंगे, राज्यसभा उपराष्ट्रपति जो होगा, अनुच्छेद 64 और 89 के तहत उपराष्ट्रपति ही क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 64 से 89 में किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये तो थी, जिसके पदाधिकारी होंगे वो सीधे पदेन सभापति कहलाते हैं। पदेन का अर्थ होता है जो सीधे पद पे होगा, यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और इनमें से एक उपसभापति भी होगा। तो अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा जो है, लोकसभा को आप जानते हैं निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, लोगों की सभा भी इसको कहा जाता है, और अस्थायी सदन कहते हैं, आम लोगों की सभा भी कहते हैं। आम लोगों की सभा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं, इसके जो सदस्य हैं, वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इस तरीके से इसे आम लोगों की सभा कहा जाता है। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसके जो कार्यकाल है, इसका जो कार्यकाल है वो अस्थायी होता है, और वो कार्यकाल प्रधानमंत्री जब तक है तब तक चलता है। यानी कि जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री का बहुमत है तब तक लोकसभा चलती रहेगी। जिस दिन प्रधानमंत्री ने अपना बहुमत खो दिया, उस दिन लोकसभा भंग कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो लोगों की सभा कहते हैं इसको अस्थायी सदन। यानी कि अस्थायी सदन, अभी मैंने बताया, इसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और लोकसभा का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया। 81 के तहत लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया। गठन किस प्रकार होगा, वो अनुच्छेद 81 के तहत में ये सारी बातें बताई गई है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। 1956 के राज्य पुनर्गठन के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था, 7वां संविधान संशोधन करके। संविधान में 7वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 520 सदस्य उस समय लोकसभा के निर्धारित किए गए थे। 520 सदस्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। उसके बाद 31वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में 1974 में, और इस 520 संख्या को बढ़ाकर जो सदस्यों की संख्या है वो 552 कर दी गई है। इस बात को आप ध्यान रखें। वर्तमान में 552 जो सदस्य हैं वो अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान में 545 सदस्य ही हमारी अभी लोकसभा में हैं, जिनमें से राज्यों से 530 सदस्य चुन के आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वहाँ से 13 सदस्य चुन के आते हैं, दिल्ली, पांडिचेरी वहाँ से। और जो 2 राष्ट्रपति हैं, दो जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं ऐसे लोगों को जो आंग्ल भारतीय समुदाय से हो। आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन जिसको कहते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है।
वो ये देख के मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति कि लोकसभा में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं। अगर इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है, इस 17वीं लोकसभा में राष्ट्रपति ने 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया है? वो इसलिए नहीं किया कि जो 2 सदस्य थे वो सीधे ही क्या हो गए, जनता से चुन के आ गए, तो इनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में हो गया, इसलिए राष्ट्रपति को इनको मनोनीत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो ये तो थी लोकसभा के गठन के बारे में बात हमने की। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वाले वीडियो में आपने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, तो इसमें थोड़ा सा कार्यकाल और ये पदाधिकारियों के बारे में रह गया था। राज्यसभा कार्यकाल 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 2-3 सदस्य सेवामुक्त होते रहते हैं। इस तरीके से जो राज्यसभा कार्यकाल है वो 6 वर्ष तक चलता है, और ये निरंतर चलने वाली सभा इसको कहते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है। जो राज्यसभा के पदाधिकारी हैं वो अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। इस बात का जो उल्लेख है वो 64 और 89 में किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा जो है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसके गठन की बात कर रहे हैं। लोकप्रिय सदन कहते हैं, लोगों की सभा कहते हैं, आम लोगों की सभा कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। ये क्यों कहते हैं मैंने आपको बताया। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको कभी भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का बहुमत जब तक है तब तक लोकसभा चलती है। जिस दिन प्रधानमंत्री ने अपना बहुमत खो दिया उस दिन लोकसभा समाप्त हो जाती है। आम लोगों की सभा इसलिए इसके कहते हैं क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसलिए आम लोगों की सभा हो गई। निम्न सदन क्योंकि ये निचला सदन कहलाते हैं। सबसे ऊपरी सदन जो है वो राज्यसभा है और निचला सदन लोकसभा है। इसके जो गठन का प्रावधान किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। इस बात को ध्यान रखें। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद 7वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, और इनकी संख्या को बढ़ा, जो संख्या है वो 520 निर्धारित कर दी गई थी उस समय 1956 में। 31वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, और उस संविधान संशोधन के तहत 552 सदस्य निर्धारित कर दिए गए, और ये 31वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया। इस बात को आप ध्यान रखें। तो 520 से बढ़ाकर 552 सदस्य, वर्तमान में अधिकतम जो सदस्य हैं वो 552 हो सकते हैं। वर्तमान में 545 सदस्य हैं। इसी तरह राज्यों से जो है, इसी तरह राज्यों से 530 सदस्य चुन के आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सदस्य चुन के आते हैं, और जो 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ऐसे समुदाय से जो आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंध रखते हो। राष्ट्रपति ये देखते हैं कि जो लोग हैं, ऐसे लोग जो आंग्ल भारतीय हैं, उनका लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व है या नहीं, इसको देखते हुए राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर देते हैं। वर्तमान में जो एंग्लो इंडियन है उनको राष्ट्रपति ने मनोनीत नहीं किया है, वो सीधे जनता से चुन के आए हैं, इसलिए लोकसभा में उनका समान प्रतिनिधित्व हो गया, इसलिए राष्ट्रपति को उनको मनोनीत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अब बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल की। लोकसभा का निर्वाचन किस तरीके से होता है? लोकसभा का निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग मतदान करके लोकसभा में अपना वोट देकर लोकसभा का निर्वाचन करते हैं। जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत मिलते हैं उसे ही उस प्रत्याशी को विजेता घोषित किया जाता है। वर्तमान में 545 सीटों के लिए 2019 में इलेक्शन करवाया गया था, और लोकसभा की वर्तमान में 545 सीटें हैं। जिस वर्तमान में 17वीं लोकसभा का गठन किया गया, और ये वर्तमान में बीजेपी शासित है। बीजेपी ने इसमें 300 से अधिक सीटें प्राप्त की हैं, जो अब तक का सर्वाधिक बहुमत प्राप्त करने वाली सरकार बनी है। जो अब बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल की। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का लोकसभा कार्यकाल निर्धारित किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत। जिस दिन प्रथम बैठक होगी लोकसभा की, उस दिन से 5 वर्ष तक का इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 85 में इस बात का उल्लेख है, इस बात का भी उल्लेख है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं भंग नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा को समाप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को जब ये लगता है कि वर्तमान समय में अब इस सरकार को चलाना असंभव है, तो वो अपना त्यागपत्र देकर या राष्ट्रपति से सिफारिश करके लोकसभा को भंग करवा सकते हैं।
लोकसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में इस बात का उल्लेख है कि लोकसभा अपना एक उपाध्यक्ष चुनेगी, स्वयं में से अपना एक अध्यक्ष चुनेगी और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। जो अध्यक्ष होगा वो जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, उसी पार्टी का होगा, उनमें से चुना जाएगा। लेकिन जो उपाध्यक्ष होगा वो विपक्ष के जो दल है उसका हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो उपाध्यक्ष होगा वो विरोधी दल का ही होगा या विपक्ष का ही होगा, ऐसा कोई परंपरा नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है, इस बार ऐसा चाहे तो किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। लोकसभा अपना एक अध्यक्ष चुनेगी जो रूलिंग पार्टी से होगा, सत्तारूढ़ दल से होगा, उपाध्यक्ष विपक्ष से हो सकता है, यानी कि चाहे तो सत्तारूढ़ दल का भी हो सकता है। अब बात करते हैं संसद के कार्य क्या हैं, किस प्रकार संसद काम करती है। संसद के कार्य, पहला कार्य विधि निर्माण करना, नियमों और कानूनों का निर्माण करना संसद का पहला कार्य है। अनुच्छेद 108 में जो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया, जो संयुक्त बैठक है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों को बुलाया जा सकता है। सामान्य जो विधेयक होते हैं वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में से। लेकिन अगर लोकसभा ने किसी बिल को पास कर दिया है, अगर राज्यसभा ने उसे 14 दिनों के भीतर अगर पास नहीं किया तो वह स्वतः ही पारित माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। अगर दोनों सदनों में कुछ किसी बात को लेकर विवादास्पद की स्थिति बनी हुई है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित करते हैं और उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे, राष्ट्रपति उस मीटिंग को आहूत करेंगे, उस बैठक को आहूत करेंगे, उसे बुलाएंगे। साधारण विधेयक हो गया। साधारण विधेयक के माध्यम से सामान्य विधेयक जो रखे जाएंगे वो विधि निर्माण के तहत रखे जाएंगे। जो दूसरा है जो संसद का कार्य है वो वित्त विधेयक। वित्त विधेयक यानी कि ऐसे विधेयक जिसमें धन विधेयक के बारे में बात की गई हो। और धन विधेयक है, धन विधेयक का मतलब है कि अगर बजट के बारे में बात की गई है तो सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 108 में धन विधेयक शब्द का प्रयोग किया गया और 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक जो है, कोई भी बिल अगर धन विधेयक है या नहीं, इस बात का उल्लेख, इस बात का प्रमाण देने का जो काम है, इस बात को उल्लेख करने का जो कार्य है वो केवल लोकसभा को है। लोकसभा इस बात का प्रमाण पत्र देती है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। अगर वो धन विधेयक है तो लोकसभा में उस पर चर्चा होगी, अगर नहीं है तो उस दोनों सदनों में से किसी भी सदन में उस पर चर्चा हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखें। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा अपने केवल विचार दे सकती है, लोकसभा उस विचार को माने या ना माने वो केवल राज्यसभा पर निर्भर करता है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, मानना ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। दूसरा जो काम है वो है बजट पेश करना। बजट पेश करना, भारतीय संविधान में पहली बार बजट जो है वो सर जॉन विल्सन ने पेश किया था और बजट शब्द का भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। बजट क्या है इस बारे में संविधान में किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। पहली बार जो बजट है वो सर जॉन विल्सन ने किया था भारत में बजट। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला जिसमें कुछ दस्तावेज रखे जाते हैं और संसद में रखे जाते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो बजट को रखवाते हैं और वित्त मंत्री बजट को रखते हैं, संसद में फिर उस पर चर्चा होती है। 1921 में पहली बार आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया, एकवर्ड समिति की सिफारिश पर। एकवर्ड समिति ने सिफारिश की कि रेल बजट अलग होना चाहिए, आम बजट अलग होना चाहिए। तो आम बजट अलग आता है और रेल बजट अलग आता है 1921 से। बात करते हैं बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे मार्च रस क्या होता है? मार्च के महीने तक जो सरकार ने पिछले साल जो बजट पेश किया है उस बजट को मार्च के पहले समाप्त करना मार्च रस कहलाता है। उस पैसे को मार्च के पहले समाप्त खर्च कर लेना ही मार्च रस कहलाता है। दूसरा लेखानुदान। लेखानुदान किसे कहते हैं? संसद के द्वारा बजट के दौरान मई के अंतिम सप्ताह तक बजट की स्वीकृति देना
लेखानुदान कहलाता है। लेकिन 1 अप्रैल से बजट जो सरकार है अपना खर्चा चलाने के लिए जो पैसा जो निकालती है उसको भी लेखानुदान कहते हैं। 1 अप्रैल से बजट की स्वीकृति तक अपना खर्चा, सरकार को खर्चा चलाने के लिए जो पैसे चाहिए उसको लेखानुदान कहा गया है। खर्चा चलाने के लिए जो अनुदान मांगा जाता है, जो पैसे मांगे जाते हैं उसे लेखानुदान कहते हैं। कटौती प्रस्ताव, सरकार बजट के दौरान राज्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को, कुछ उनकी जो मांग है उन पर कटौती लगा सकती है, उनके मितव्ययता पर रोक लगा सकती है। मितव्ययता किसी राज्य ने ऐसी मांग की हो जो संवैधानिक नहीं है, उस पर उसको कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ये सब जो अधिकार है वो संसद के पास है। सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती के तहत केवल ये नाम मात्र कटौती है। इसके तहत किसी भी क्षेत्र में, अगर किसी भी क्षेत्र में बजट के बारे में प्रावधान किए गए हैं, जैसे मान लिए एयरपोर्ट्स के बारे में या कृषि के बारे में, तो सांकेतिक कटौती के नाम पर 100 रुपये उसमें कट कर दिए जाते हैं, उसमें उसको कम दिए जाएंगे। ये होता है सांकेतिक कटौती। तीसरा है नीति कटौती। नीति कटौती के तहत अगर किसी राज्य सरकारों की नीयत में या उनके जो डिसीजन लिए गए उनमें किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी है, उन्होंने अलग बजट के दौरान कुछ ऐसी मांगे कर दी है जो संवैधानिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संसद उनको केवल 1 रुपया ही बजट के रूप में देती है। हालांकि ऐसा भारतीय संविधान, भारतीय जो हमारा इतिहास है अब तक का, उसमें ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि किसी राज्य को 1 रुपया दिया गया हो। तो ये तो था बजट के बारे में। अब बात करते हैं संसद का जो अगला कार्य है वो है संविधान में संशोधन करना। संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल भारत में संसद को दिया गया है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। 368 भारत संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को यह अधिकार देता है कि वो समय समय पर संविधान में संशोधन करे। बात करते हैं कि संशोधन किस प्रकार से किए जाएंगे। पहला है सामान्य विधेयक से। सामान्य विधेयक कौन कौन से होंगे? जैसे मान लो किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, या किसी राज्य में विधानसभा की स्थापना करनी है, या किसी राज्य की विधानसभा को समाप्त करना है, या किसी राज्य में विधानमंडल स्थापित करना है। ऐसे जो विधेयक होंगे वो सामान्य विधेयक होंगे। सामान्य विधेयक से सामान्य बहुमत से उसको पास करके उस राज्य में इस कार्य को अंतिम रूप दिया जा सकता है। दूसरा जो है वो है विशेष विधेयक। विशेष विधेयक उससे कहते हैं ऐसा बिल अगर संसद में रखा गया है जिसके कुछ विशेष प्रावधान किए गए, संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले जो लोग होंगे उनका 2/3 से उस बिल को पास करना जरूरी होगा। 2/3 सदस्यों का बहुमत अनिवार्य है। ऐसे विधेयक को विशेष विधेयक कहा जाता है। तीसरा जो है वो है विशेष विधेयक और आधे राज्यों से अधिक राज्यों की सहमति, आधे राज्यों से अधिक की सहमति, वो होता है विशेष प्लस राज्यों की सहमति के नाम से है। ऐसे में जैसे ऐसे विधेयक कौन कौन से होंगे जिसमें राज्यों की सहमति भी लेना अनिवार्य होगा, वो है जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति की शक्तियों में परिवर्तन करना है, या राष्ट्रपति की शक्तियों में परिवर्तन करना है, या किसी राज्य विधानसभा है उसकी सीटों में परिवर्तन करना है, या लोकसभा की सीटों में बदलाव करना है। ऐसे जो परिवर्तन होंगे वो राज्यों की सहमति के साथ में किए जाएंगे। तो ये थे संसद के जो कार्य हैं, आपने समझे। संसद के और भी कार्य हैं, जैसे कुछ पदाधिकारियों को हटाने का काम भी संसद करती है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना संसद ही करती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में भी संसद ही कार्यवाही करती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में पहल जो है वो राज्यसभा करेगी। पहला जो बिल होगा वो राज्यसभा में रखा जाएगा उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है, और राष्ट्रपति के संबंध में हटाने के संबंध में बिल जो है वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संसद ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का काम भी संसद ही करती है। इसके अलावा जो किए गए CAG या जो ऐसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक और जो बड़े पदाधिकारी होते हैं उनको हटाने का काम भी संसद करती है। भारत में जो मुख्य जो चुनाव आयुक्त है, राज्यों के चुनाव आयुक्त है, उनको हटाने का काम भी संसद ही करती है। तो ये था आपने इस वीडियो में जाना संसद के कार्य। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें जानेंगे इस पार्ट के प्रश्नोत्तर के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। धन्यवाद।